हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आपकी तैयारियां कैसी चल रही होंगी? आई होप आप सबकी तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। स्वागत है आपका पीसी स्टडी पॉइंट पर, जहां आप स्टडी कर सकते हैं क्लास 11th, क्लास 12th, नीट और JEE के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। और आज अपन देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नीट और JEE दोनों के लिए ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ 10-15 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं जो आपको बार बार देखने के लिए मिलते हैं। और पहले के जो पेपर्स हैं उनमें आ भी चुके हैं। ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन है वो AIPMT 2014 के पेपर में आए हुए हैं। उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ सिल्वर Ag displaced by a quantity of electricity which displaced 5600 ml of O2 at STP will be। यानी कि विद्युत धारा से STP पर 5600 ml ऑक्सीजन का निक्षेपण हुआ है, तो उतनी ही यानी समान विद्युत धारा से सिल्वर का कितना निक्षेपण हो जाएगा। अर्थात ये फैराडे का जो द्वितीय नियम है उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इस बार जो बच्चे 12th कर रहे हैं उन्होंने फैराडे के नियम नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले अपन जो ऑक्सीजन की आपको वैल्यू दे रखी है, ऑक्सीजन का जो 5600 ml आयतन दे रखा है, इसको अपन सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इसके वेट में कि ये कितने ग्राम ऑक्सीजन है। तो देखिए, इसको आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इसका द्रव्यमान आयतन 5600 ml बट्टे 22400, जो कि अपन जानते हैं किसी भी गैस का STP पर 1 मोल का आयतन होता है, इनटू इसका मोलर द्रव्यमान जो कि होगा 32। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन का वेट कैलकुलेट किया है। W2 बराबर 5600 बट्टे 22400 इंटू 32। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 8 ग्राम। यानी यहाँ पर अपने पास में 8 ग्राम ऑक्सीजन का निक्षेपण हुआ है। तो अब अपने को बताना है कि सिल्वर का निक्षेपण कितना होगा। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे W1/E1 बराबर W2/E2। तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, W1 बराबर W2, तो W2 की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली है। W2 आ गया है 8/E2। E2 देखिए, ये होता है तुल्यांकी भार, जो कि ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार होता है 8 और सिल्वर का तुल्यांकी भार होता है 108। तो ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार आ जाएगा 8 इंटू E1 यानी 108, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अपना आंसर आएगा 108। तो इनमें से जो फोर्थ आंसर है, फोर्थ ऑप्शन 108 ग्राम, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया अब आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन फैराडे नियम में से। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में अपने को यहाँ पर क्या मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस। यानी किसी गैस का अधिशोषण हो रहा है तो उसके लिए कुछ कथन दिए गए हैं, जिनमें से कौन सा कथन सही है। किसी गैस के अधिशोषण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। डेल S और डेल H की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, जितने भी अधिशोषण होते हैं उनमें सबसे पहले तो देखिए डेल G का फॉर्मूला अपन जानते हैं, डेल G बराबर डेल H माइनस T डेल S। दूसरी बात अपन ये भी जानते हैं, जो अधिशोषण होता है उसमें एंट्रोपी में हमेशा कमी होती है, यानी जो डेल S है इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा आने वाली है नेगेटिव। तो ये डेल S तो फिक्स हो गया, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। यानी थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ये तो हो गए हैं आउट, जिनमें दोनों में डेल S पॉजिटिव बता रहा है। अब अपने पास में बचे हैं 2 ऑप्शन। फिर देखिए, डेल S तो अपन ने नेगेटिव रख दिया, अब डेल G की वैल्यू भी नेगेटिव ही आनी चाहिए, क्योंकि जो अधिशोषण है वो एक स्वतः प्रक्रम है, अपन जानते हैं। तो अब इस इक्वेशन में आप ये देखिए कि डेल G की वैल्यू जो है वो नेगेटिव कब आ सकती है। डेल S की वैल्यू आपने रख दी नेगेटिव, डेल S की नेगेटिव रखती है, तो ये जो डेल H है इसकी वैल्यू जब हाईली नेगेटिव होगी, क्योंकि T डेल S ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो चुकी है, आंसर चाहिए अपने को नेगेटिव। तो ये आंसर नेगेटिव तब आएगा जब डेल H की वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगी,
तब कुल मिलाकर के डेल जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। यानी आप ये कहेंगे इस क्वेश्चन में कि डेल एस नेगेटिव होना चाहिए और डेल एच है वो हाईली नेगेटिव होना चाहिए, यानी जो आंसर नंबर 2 है वो अपना सही ऑप्शन होगा। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये देखिए इसमें थर्ड क्वेश्चन में एक रिएक्शन दे रखी है X2O4 और ये कन्वर्ट हो रहा है 2XO2 में। देखिए क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में अब आपको डेल यू की वैल्यू दे रखी है 2.1 किलो कैलोरी। ये देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, जो एनर्जी है ये किलो कैलोरी में दे रखी है। तो अगर आप इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको आप 10 की पावर 3 से इसको मल्टीपल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए डेल एस की वैल्यू 20 कैलोरी प्रति केल्विन। तो यहाँ पर देखिए कैलोरी में आ गई, तो डेल यू की जो वैल्यू है सबसे पहले तो आप उसको भी कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे। एट 300 केल्विन, यानी आपको टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन और कैलकुलेट करनी है जी की वैल्यू। डेल जी की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए डेल जी की वैल्यू आप किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए डेल जी के लिए अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। तो इसमें देखिए आपको टी की वैल्यू दे रखी है 300 केल्विन, डेल एस की वैल्यू अपने को दे रखी है 20 कैलोरी पर केल्विन, डेल एच की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो पहले अपन कैलकुलेट करेंगे देखो डेल एच की वैल्यू। और सबसे पहले अपन ने देखिए डेल एच की वैल्यू कैलकुलेट की है, जिसमें मैंने देखिए डेल जो यू है इसकी जो वैल्यू है उसको देखिए कैलोरी में चेंज करके रख दिया। तो अपना जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3300 कैलोरी। वो आंसर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। डेल एच की वैल्यू 3300 माइनस टी 300 इंटू डेल एस 20, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2700 कैलोरी। और फिर देखिए आपको नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और सभी आंसर जो हैं वो किलो कैलोरी में। तो जो 2700 कैलोरी है इसको आप कन्वर्ट करेंगे किलो कैलोरी में, तो ये हो जाएगा 2.7 किलो कैलोरी। तो अपना जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा, माइनस 2.7 किलो कैलोरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। आज अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार नए जुड़े हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kp एंड Kp डैश आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड T2, रेस्पेक्टिवली assuming that heat of reaction is constant in temperature range between T1 and T2, it is readily observed that, यानी कि एक ऊष्माक्षेपी कोई रिएक्शन है जिसमें T1 और T2 ताप पर जो साम्य स्थिरांक है वो क्रमशः Kp और Kp डैश। T1 टेम्परेचर पर Kp मान लिया है और T2 पर अपन ने मान लिया है Kp डैश। अगर T1 और T2 के मध्य जो ऊष्मा है वो एक स्थिरांक है, तो आपको बताना है कि Kp और Kp डैश इन दोनों में देखिए क्या संबंध होगा। तो देखिए इनमें आप देखिए किस तरह से संबंध कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने साइड में इसका आंसर निकाला है। फॉर्मूला देखिए ये होता है log K2 अपॉन K1, ये फॉर्मूला रहा। तो K2 अपना हो गया Kp डैश और K1 हो गया Kp, तो अपन लिखेंगे log Kp डैश अपॉन Kp बराबर माइनस डेल एच अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ये रिएक्शन। अब देखिए जो रिएक्शन है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब डेल एच की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, तो ये तो हो गया नेगेटिव। T2 की वैल्यू है वो होगी T1 से बड़ी, यानी T2 इज ग्रेटर देन T1। तो उस कंडीशन में ये वाली जो वैल्यू है 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव आने वाली, तो ये वैल्यू भी कैसी आ गई अपनी नेगेटिव। तो देखिए इक्वेशन में ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो गई और ये भी नेगेटिव, यानी कुल मिलाकर के जो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो भी नेगेटिव। यानी आप ये कह सकते हैं कि log Kp डैश माइनस log Kp ये वैल्यू आएगी नेगेटिव। और ये वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब ये हो गया कि Kp है ये Kp डैश से बड़ा होगा, यानी अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट, Kp इज ग्रेटर देन Kp डैश। ये अपना हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वीडियो में अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें, या अगर आपकी तरफ से आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट में ज़रूर भेजिए। हम उसका भी क्वेश्चन आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिप्लाई करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड, यानी निम्न में से आयनिक त्रिज्या का सही क्रम कौन सा है। तो ऑप्शन देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आयनिक त्रिज्याएं होती हैं उनका सही क्रम ये होता है कि जो एनायन होता है नेगेटिव चार्ज वाले, जिस पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उसकी साइज उतनी बड़ी होती है। जो जो न्यूट्रल होता है, जिस पर जीरो चार्ज होता है, उसकी साइज कम होती है, और जिस पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी साइज उतनी ही छोटी होती है। यानी नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है साइज उतनी बड़ी, रेडियस उतनी बड़ी होगी। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा रेडियस उतनी कम होगी, यानी साइज उतनी ही कम होगी। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन अपने को, देखिए क्या क्या दे रखे हैं। ये देखिए अपने पास में ऑप्शन है, तो इनमें से आपको देखिए कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं मिलेगा। ये सभी ऑप्शन जो हैं ये गलत हैं, यानी ये एक बोनस क्वेश्चन है जिसमें बोनस दिया गया था। ये 2014 AIPMTA का क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को बोनस मिला था सभी को। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन गलत कैसे हुआ है। H माइनस, उसके बाद में दे दिया H प्लस और फिर H दिया है, यानी ये सीक्वेंस सही नहीं हुआ। सही सीक्वेंस ये होता है H माइनस, फिर आता H, फिर आता H प्लस, ये सीक्वेंस सही होता। सेकेंड में देखिए सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से होगा, सबसे बड़ा होगा O-2, फिर F माइनस, फिर Na प्लस, यानी ये सीक्वेंस भी उल्टा करके रख दिया अगले ने। थर्ड में देखिए सबसे बड़ा होगा O-2, फिर F माइनस, फिर Na प्लस, ये सीक्वेंस होगा। और फोर्थ में जो सीक्वेंस होगा वो सबसे बड़ा होगा N-3, फिर Mg+2, फिर Al+3, यानी इस सीक्वेंस को भी उल्टा करके रख दिया। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्थ विद 0.56 ग्राम O2 इन ए क्लोज वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। यानी 1 ग्राम मैग्नीशियम को 0.56 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बंद पात्र में जलाया जाता है, तो रिएक्शन में कौन सा विकारक अपने पास में कितनी मात्रा में शेष बच जाएगा। देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की ये रिएक्शन होगी, 2Mg + O2 कन्वर्ट हो जाएंगे MgO में। यानी रिएक्शन से अपने को ये पता चल रहा है कि 48 ग्राम मैग्नीशियम 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए ये कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधा सा ऑप्शन होगा इसमें। देखिए 2 mg का वेट हो गया 48, O2 का वेट हो गया 32, यानी अपने को ये पता चल गया कि 32 ग्राम ऑक्सीजन है वो 48 ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करती है। तो आप यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे कि आपको देखिए कितनी 56 ग्राम ऑक्सीजन दे रखी है, तो 56 ग्राम ऑक्सीजन है ये कितने ग्राम मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करेगी। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखा है, आप कैलकुलेट कर लेना। इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 48/32 × 0.56 कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.84। यानी 56 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के लिए 0.84 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए, जबकि अपने पास में 1 ग्राम मैग्नीशियम है, यानी मैग्नीशियम ज़्यादा है, ये शेष बचेगा। इतना अपने को पता चल गया। अब कितना बचेगा, तो 1 में से आप 0.84 को घटा लीजिए। तो ये देखिए मैंने 1 में से 0.84 को घटा दिया, ये देखिए 1.0 माइनस 0.84, तो ये अपने पास में बच गया 0.16। 0.16 ग्राम मैग्नीशियम है वो अपने पास में शेष बच जाएगा, यानी अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ अपने जो और फ्रेंड्स हैं उनके साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और जो आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है वो करने के लिए मिले, और वो भी नेट की या जो JEE है उसकी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके साथ में वो भी प्रयास कर सके। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर, यानी निम्न में से कौन सा युग्म एक साथ पॉसिबल है। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो Fe+3 है, Fe+3 एक अपने पास में इसमें है Fe+2,
एक इसमें अपने पास में होगा SN+2 और एक होगा इसमें अपने पास में Hg+। तो देखिए Fe+3 ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, यानी इसका और ज़्यादा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इसका केवल रिडक्शन हो सकता है। तो ध्यान रखिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट होता है तो वो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। तो इसमें ध्यान रखिए जो Fe+3 है वो एक ऑक्सीकारक है और Fe+2 है वो हो जाएगा एक अपचायक, ये एक अपचायक होगा। SN+2 इसकी भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +4 होती है, यानी ये ऑक्सीकारक नहीं है, ये भी यहाँ पर अपचायक है। Fe+2 और SN+2 दोनों ये अपचायक है। Hg+ ये भी अपचायक है क्योंकि इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो सकता है, यानी ये तीन अपचायक हैं। और ये जो फोर्थ ऑप्शन है Fe+3 ये एक ऑक्सीकारक होगा। अब देखिए इनमें से कौन कौन से हैं जो एक साथ हो सकते हैं। फर्स्ट देखिए Fe+3 हो गया फिर और SN+2, यानी एक ऑक्सीकारक और एक अपचायक, तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो दोनों की रिएक्शन हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन देखिए Hg+ एंड SN+2, ये दोनों भी एक साथ पॉसिबल नहीं है। थर्ड Fe+3 और Ki का जो I- है, ये मैंने आपको बताया नहीं, I-, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लोवेस्ट है, यानी ये अपचायक। Fe+3 ऑक्सीकारक हो गया, I- अपचायक हो गया, तो ये भी दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं हो सकते। अब अपने पास में बचा एक ऑप्शन Fe+2 और SN+2, ये दोनों ही अपचायक हैं। तो इन दोनों को अगर अपन एक साथ करेंगे तो इन दोनों के मध्य कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो थर्ड ऑप्शन है FeCl2 और SnCl2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Be+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयन, यानी जो Be+2 है वो किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो देखिए बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और +2 का मतलब यहाँ पर अपने पास में बचे हैं केवल 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो अपने को ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से अपने को 2 इलेक्ट्रॉन किस में है ये ढूंढना है। सबसे पहला ऑप्शन H+, इसमें देखिए 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ये बेरिलियम का सम इलेक्ट्रॉन नहीं है। सम इलेक्ट्रॉनिक आप समझ रहे होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। Na+, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Na+ का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 10, जबकि अपने को इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर 2। Li+, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया इसका सम इलेक्ट्रॉनिक। और Mg+2, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +2 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, यानी जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका सही आंसर होगा। Be+2 और Li+, ये दोनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द मैक्सिमम डाइपोल, कि सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट कौन से का होगा। निम्न में से सर्वाधिक द्विध्रुव आघूर्ण, अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी स्पीसीज का होगा। तो देखिए CO2 इसका तो 0 होने वाला है, जानते हैं अपन। CH4 इसका भी 0 होने वाला है। NH3 NF3 इनमें से कोई से का भी 0 नहीं होगा, ये दोनों ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो इन दोनों का द्विध्रुव होगा। अब दोनों में से देखिए ज़्यादा किसका होगा, तो देखिए आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर दोनों में से ज़्यादा किसका होगा। ये पहली स्ट्रक्चर देखिए आप NH3 की, तीनों हाइड्रोजन से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऊपर की साइड में, और नाइट्रोजन से उसका लोन पेयर वो भी ऊपर की साइड में, यानी 4 फोर्स लग रहे हैं और चारों ही ऊपर की साइड में। तो परिणामी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊपर की दिशा में, परिणामी इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन की दिशा हो जाएगी ऊपर की तरफ, क्योंकि सारे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं। NF3 में देखिए जो 3 फ्लोरीन है वो नीचे की तरफ है और एक लोन पेयर है वो ऊपर की तरफ है, यानी एक लोन पेयर है वो 3 फ्लोरीन के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो जो एक लोन पेयर है ये इन 3 फ्लोरीन में से कुछ इनके फोर्स को तो निरस्त कर देगा, यहाँ पर कैंसिल आउट कर देगा, और बचा हुआ जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसकी दिशा नीचे की तरफ होगी। लेकिन NH3 के कंपैरिजन में यहाँ पर जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कम होगा, यानी सर्वाधिक जो द्विध्रुव आघूर्ण होने वाला है वो होने वाला है NH3 का, इसका अधिकतम 1.4 dBi होता है, जबकि NF3 का केवल 0.23 dBi ही होता है। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज प्लेन ट्रायंगुलर स्फेयर, यानी जो नीचे स्पीसीज दी गई हैं उसमें से समतल त्रिकोणीय स्पीसीज कौन सी है, ये अपने को देखना है यहाँ पर। तो देखिए समतल त्रिकोणीय स्पीसीज कौन सी होगी। NO3-, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन सही है। NO3- में नाइट्रोजन sp2 स्टेट में है, तो ये समतल त्रिकोणीय हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं। देखो N3-,
ये समतल त्रिकोणीय नहीं होगा, ये रेखीय होने वाला है, क्योंकि एक नाइट्रोजन पर दोनों तरफ 2 नाइट्रोजन जोड़ेंगे आप इस तरह से, तो ये रेखीय बनेगा। CO2 भी रेखीय बनेगा सेम इसी प्रकार से, ये भी लीनियर हो जाएगा इस तरह से। NO2 माइनस, यहाँ पर ये भी एक ऑप्शन हो सकता है NO2 माइनस, लेकिन हालांकि अपना सही ऑप्शन NO3 है। NO2, तो NO2 में देखिए समतल त्रिकोणीय होता है इस तरह से, ये एक लोन पेयर होता है, लेकिन लोन पेयर होने के कारण इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा 120 डिग्री 120 डिग्री से थोड़ा कम हो जाता है, यानी ये कंप्लीट त्रिकोणीय नहीं है। लोन पेयर के कारण इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी विकृत हो गई है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो NO3 माइनस ही होगा, यानी NO3 माइनस ये समतल त्रिकोणीय हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीज ऑर्डर, यानी नीचे जो कुछ एसिड दिए हुए हैं द्विप्रोटोनिक अम्ल, उनका जलीय विलयन में अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम अपने को बताना है। तो देखिए अम्लीयता का बढ़ता क्रम ये होता है कि पेरियोडिक टेबल में जैसे अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो अपन जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ होती है, जो बंध लंबाई वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो H+ आयन यानी प्रोटॉन डोनेट ईजिली हो जाएगी। जितना ज़्यादा ईजिली प्रोटॉन डोनेट होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी नीचे की ओर जाने पर अम्लीयता बढ़ेगी। और ये सारे एलिमेंट देखो अपने को दिए हुए हैं ग्रुप नंबर 16 के। ग्रुप नंबर 16 में देखो सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में सल्फर, फिर सेलेनियम और फिर उसके बाद में टेलुरियम। तो इसमें देखिए सही आंसर ये हो जाएगा, फर्स्ट टेलुरियम सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर सेलेनियम और फिर सल्फर, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आप वीडियो में अच्छी तरह से खो गए होंगे, इसलिए आपको दोबारा से याद दिलाना पड़ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और आपको अगर कोई कमी लग रही है तो वो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप वीडियो में और क्या सुधार यहाँ पर चाहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए अपने को A और B 2 रिएक्शन दे रखी हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, और फिर आपको बताना यह है कि इन दोनों रिएक्शन में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसकी भूमिका यानी उसका रोल क्या है, वो ऑक्सीकारक है या अपचायक है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिडक्टिंग एजेंट है। तो आप इसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को खुद को चेक कीजिए। जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें देखिए H2O2 कन्वर्ट हो रहा है H2O में, यानी H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1, और -1 से ये कन्वर्ट हो रहा है H2O में, इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, यानी H2O2 का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से -2, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो ये जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फर्स्ट ऑप्शन में तो ये क्लियर हो गया आपने, जो ए है उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट अगला देखिए ये आप सभी जानते होंगे कि जिस स्पीसीज का खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो एक अपचायक होती है, और जिसका खुद का अपचयन होता है वो एक ऑक्सीकारक होती है। तो यहाँ पर जो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका खुद का अपचयन हो रहा है तो वो एक ऑक्सीकारक होगा। दूसरे में देखिए जो H2O2 है ये कन्वर्ट हो रहा है O2 में। ध्यान से देखिए यहाँ पर H2O2 O2 में कन्वर्ट हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि जो Ag2 है वो Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो Ag2O में देखिए Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से ये कन्वर्ट हो गया 0 में, +1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी जो Ag है उसका अपचयन हो रहा है, तो H2O2 का ऑक्सीकरण होगा। या आप यहाँ से देख सकते हैं H2O2 का जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1, और O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, यानी ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, यानी H2O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यह है एक रिडक्टिंग एजेंट हो जाएगा। यानी फर्स्ट रिएक्शन में H2O2 एक ऑक्सीकारक है और सेकंड रिएक्शन में एक अपचायक। तो अब आप ऑप्शन देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, ऑक्सीडाइजिंग इन A एंड रिडक्टिंग इन B, यानी A में ऑक्सीकारक और B में अपचायक। तो अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन है उसमें देखिए फिर कह रहा है कि फर्स्ट में रिडक्टिंग एजेंट अपचायक है, सेकंड में ऑक्सीकारक है, फिर थर्ड में कह रहा है कि दोनों में ऑक्सीकारक, फोर्थ में कह रहा है कि दोनों में अपचायक। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है अपना ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।